तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत एक कयामत से होती है, जहाँ पे तुम अपनी नजरें दुनिया के किसी भी कोने में दोहराओ, तुम्हें मौत के अलावा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि बस पूरी दुनिया यहीं पे खत्म हो गई हो। तभी हम एक अनजान शख्स को भागते हुए देखते हैं, जिसकी सांसें काफी ज्यादा फूली होती है। किसी चीज से अपनी जान बचा के भाग रहा होता है, बस भाग रहा होता है और भागता चला जा रहा होता है। फिर हमें मालूम पड़ता है वो भाग रहा तो वैसे कुछ इंसानों से ही है, पर कुछ अजीब दिमाग खराबी इंसान। ऐसे इंसान जो कि लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं, कुछ अजीबो गरीब आवाजें निकालते हैं। अगर आम अल्फाजों में बताऊं तो पूरी दुनिया इस वक्त ज़ॉम्बी में बदल चुकी है, सिवाय कुछ बचे कुछ लोगों को छोड़ के। असल में हमें मालूम पड़ता है हमारा मेन कैरेक्टर एक मूवी देख रहा है, ज़ॉम्बी मूवी, और उसके चेहरे को देखने से हमें लग रहा होता है कि उसने शायद से सालों से कभी नींद का नाम तक ना सुना। और ये मूवी देखते दौरान वो बोलने लगता है, तो लोग इसे दोज़ख कहते हैं, पर मेरे ऑफिस वर्क के मुताबिक ये तो जन्नत है। इसी बीच में उसकी नजर टाइम पे पड़ती है, जो कि सुबह के 4 बजने को जा रहे होते हैं। इसको देखते हुए वो बोलता है, फिर से मुझे सोना होगा, सुबह काम पे भी जा रहे हैं। काम काम काम, मैं जाना ही नहीं चाहता काम पे। बीच में हमें हमारा मेन कैरेक्टर का रूम भी दिखाया जाता है, जो कि किसी गार्बेज ड्रम से कम ना होता। आखिर उसकी यह हालत कैसे हुई, हमें शॉर्ट में 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पे वो किसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करता होता है और आज उसका काम में पहला दिन होता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, मेरा नाम है अकीरा तेंदो और आप सबसे मिलके अच्छा लगा। शुरू में तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने ऑफिस वर्क को काफी ज्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में पाता है कि कोवर्कर भी काफी ज्यादा नाइस होते हैं। साथ ही साथ वो एक लड़की से टकरा के मिलता है, इसका नाम होता है साओरी ओतोरी। पहली नजर में हमारा मेन कैरेक्टर अकीरा तेंदो को उस पे क्रश आ जाता है। साथ ही साथ साओरी ओतोरी उसे बताती है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे पूछ सकते हो। अकीरा तेंदो का पहला दिन गुजर जाता है और आखिर में वो अपने कोवर्कर के साथ बियर पीते हुए एंजॉय कर रहा होता है। फिर अकीरा से सहमत होकर एक कोवर्कर बोलने लगता है, भाई तुम्हारा जिस्म तो काफी खिलाड़ी वाला है, स्कूल लाइफ वगैरह में तुम किसी स्पोर्ट्स में थे। अकीरा तेंदो काफी खुशी से बोलता है, हाँ मैं अमेरिकन फुटबॉल खेलता हूँ, इसके लिए स्पीड के साथ पावर की भी जरूरत होती है। और उधर उसकी नजर साओरी ओतोरी पे पड़ती है, हाँ वही लड़की जिसका उस पे क्रश है। वो अपने मन में बोलने लगता है, मैन मिस ओतोरी कितनी ज्यादा खूबसूरत है, ये बिल्कुल मेरी टाइप की है। खैर ये पार्टी तो यहाँ पे खत्म होने को जा रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, मैं तुम सबसे कल मिलूंगा। और हालांकि उसके कोवर्कर काफी ज्यादा यहाँ पे सीरियस हो जाते हैं, वो इतनी गहरी रात को भी बोले होते हैं, चलो गाइस ऑफिस में वापस काम को लौटते हैं। अलबत्ता उस वक्त तो हमारे मेन कैरेक्टर को पता नहीं चलता कि इसका क्या मतलब है। वो अकीरा तेंदो को भी अब रात के ठीक 2 बजे ऑफिस ले आते हैं, क्योंकि दरअसल काम इतना ज्यादा होता है। काम करते दौरान एक सस्पेंस माहौल सा फैला हुआ होता है। अब कहीं जाके अकीरा की अक्ल ठिकाने आती है कि हाँ यार, और इसी तरह वो अपने मन में बोलने लगता है, ओए ये चल क्या रहा है, इतना ज्यादा काम, पर से वो भी मेरे पहले दिन में, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। में काम करते करते वो यहीं पे सो जाता है। जी वो लगातार 2 दिन मुसलसल काम करता है, घर बजाए बगैर। धीरे धीरे वो जब काम को आता चला जाता है, आता चला जाता है और आता चला जाता है, के बावजूद भी अकीरा तेंदो कभी वक्त पे काम को कंप्लीट ही ना कर पाया। रात को देर तक ऑफिस में ही बैठा रहता और इसी में रात हो जाती और यहाँ तक ऑफिस में बैठे बैठे ही सुबह हो जाती। की डिफरेंट रूटीन होती है, कोई तो जल्दी यहीं पे सो जाता है और कोई तो काम छोड़ के ही चले जाते हैं। और हाँ अगले दिन इसका मतलब उन पे डबल काम का बोझ होता है। और यहाँ पे तो कुछ लोग अपनी रजाइयां शिजाइयां भी लाए होते हैं सोने के लिए। वहीं पे इनका डिपार्टमेंट चीफ इन पे काफी ज्यादा भोंगता होता है, चलाता होता है वगैरह वगैरह। तरह उसके दूसरे साल की भी शुरुआत होती है और उससे मालूम पड़ता है कि शायद से उसने कभी नहाया ही नहीं। कीरा का काम में जरा भी दिल ना लगता होता, बस साओरी ओतोरी एक उसकी आखिरी वजह होती। वजह से बस उसका थोड़ा बहुत मन लगता होता। और उसी रोज इनके डिपार्टमेंट का सीईओ कीरा तेंदो के सामने साओरी ओतोरी को अपने रूम में बुलाता है। फिर उसी रूम में से उसे कोई हॉर्नी आवाजें सुनाई देने लगती है। सुनने के बाद अकीरा तेंदो की आखिरी उम्मीद पे भी पानी फिर जाता है। अब उसका पूरे तरीके से दिल काम से उठ चुका होता है। रातों में वो गलियों से तो कुछ यूं गुजरता होता है जैसे वो कोई साइकोपैथ है। तीसरा ईयर शुरू हो चुका होता है और 3 साल तक उसने लगातार कमर तोड़ सिर्फ और सिर्फ काम ही किया। ऑफिस में पूरे तरीके से पागल होता चला जा रहा है। उसे साइड में अपने चीफ की बातें सुनने को मिलती है, शोर सुनने को मिलता है। एक तरफ काम दूसरी तरफ शोर, एक तरफ काम दूसरी तरफ शोर, एक तरफ काम और दूसरी तरफ शोर, और बस काम काम काम। इसी तरह उसके 3 साल गुजर के और यूं ही कहानी प्रेजेंट डे पे आती है और वो आज भी उसी तरह काम करता होता है और रियलिटी से टच खो चुका होता है। वो ये ख्वाहिश रखने लगता है कि काश एक दिन मैं सो जाऊं और दोबारा कभी उठूं ही नहीं। फिर सुबह सवेरे उसे डिपार्टमेंट की तरफ से फोन आने लगता है। यहाँ
पे हमारा मेन कैरेक्टर कंप्लीटली पूरे तरीके से पागल हो गया होता है। एक साथ हंसते और रोते हुए बोलने लगता है मैं काम पे नहीं जाना चाहता, मैं काम पे नहीं जाना चाहता, मैं काम पे नहीं जाना चाहता, मैं क्या करूं। अब इसी तरह उसे खुद नहीं मालूम होता वो क्या कर रहा है। बस वो चुपचाप कपड़े उठाता है, अपना बैग पकड़ता है और जाने लगता है। जाते जाते उसे याद आता है कि जहाँ पे वो अपनी बाइक को खड़ी करता है उसने उस जगह की फीस तो बढ़ी ही नहीं। और फिर सबसे पहले अपने बाइक फीस को पे करने जाता है, पर जब वो उस रूम में पहुंचता है तो वो दरवाजा को खुला हुआ पाता है। वो भी सोचे समझे बगैर फौरन से कमरे में अंदर कदम रखता है। तभी वो कुछ ऐसा देखता है जो कि उसने आज तक जिंदगी में नहीं देखा होता। उसके रूम में एक ज़ॉम्बी को पाता है जो कि उससे खा रहा होता है। जब वो ज़ॉम्बी जैसे तैसे हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिस करता है, वो उसके पीछे भी हाथ धो के पड़ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अकीरा तेंदो फौरन से उस रूम को छोड़ के बाहर निकलता है और बाहर वो पहले से कई गुना ज्यादा तादाद में ज़ॉम्बीज को पाता है। वो सारे के सारे ज़ॉम्बी एक साथ हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे अकीरा तेंदो के पीछे हाथ धो के फट जाता है। अकीरा तेंदो धूम दहाड़ के अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा होता है। भागते दौरान वो अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या है, आखिर चल क्या रहा है। अगर इस तरह चलता रहा तो मैं काम पे कभी वक्त पे नहीं पहुंच पाऊंगा। ये मन में सोचते हुए वो रूफ टॉप पे आ जाता है और रूफ टॉप में पहुंचने के बाद अब कहीं जाके उसे एहसास होता है कि हाँ यार, ये सिर्फ आस पास नहीं बल्कि पूरे शहर में, बल्कि पूरी कंट्री में, बल्कि शायद से पूरी दुनिया में ये सब कुछ चल रहा है। ये सब देखने के बाद वो अपने मन में दोबारा से बोलने लगता है ओए, तो इसका मतलब इस सब की वजह से, आज के दम से और आज के रोज से मुझे दोबारा कभी काम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद वह एक जोरदार नारा लगाता है कि आज के बाद से मैं आजाद हूँ। 3 सालों में आज हम पहली बार उसके चेहरे पे दोबारा से मुस्कुराहट को देखते हैं। वो आज पहली बार 3 सालों में पहली बार ब्लू स्काई को ब्लू पाता है, ग्रीन ट्रीज को ग्रीन पाता है। उससे तो भूल ही गया होता है कि ये दुनिया आखिर कितनी ज्यादा कलरफुल है। हीरा तेंदो भागते भागते कहीं पे पड़ा होता है और अपनी खुशी की सांसें ले रहा होता है। तभी उसे सावरी और तोड़ी का ख्याल आता है, उसी लड़की का जिसे वो पसंद करता है। चूंकि आज वो काफी ज्यादा खुश होता है, वो डिसाइड करता है कि आज वो उसे जाके अपनी दिल की बात बताएगा कि इससे पहले वो ज़ॉम्बी के हाथों मारा भी जाए। के बाद वो कहीं से साइकिल उठा के फुल स्पीड से उसी के घर पे जाता है। वो वहाँ पे पहले से सीईओ को पाता है जो कि अपने कपड़े उतार रहा था और समझ जाओगे क्या होगा। इस वक्त वो नोटिस करता है कि उसका सीईओ भी ज़ॉम्बी में बदल रहा है। दौरान अकीरा तेंदो भी काफी ज्यादा सीरियस होकर बोलने लगता है, सर आज मैंने आपको एक बहुत जरूरी बात कहनी है। आपका जो काम होता था मेरे लिए वो काफी ज्यादा कमर तोड़ होता था, और ये कहते हुए मुझे जरा भी दुख नहीं होगा कि आज के दम से और आज के रोज से अपनी जिंदगी में वो रंग से वापस ला रहा हूँ। प्लीज मेरी रिजाइनेशन को कबूल कीजिएगा। कहते हुए वो उसे अपार्टमेंट की ऊंचाइयों से नीचे फेंक देता है और तभी उसकी नजर सावरी और तोड़ी पे पड़ती है जो कि वो भी एक ज़ॉम्बी में बदलने को जा रही होती है। ये हालत देख के अकीरा को काफी दर्द होने लगता है, दुख होने लगता है अंदर से, जैसे कि कोई इससे मरोड़ा। वो रोते हुए बोलता है, मिस तोरी, अब से मैंने तुम्हें पहले दिन में काम में देखा था, तब से ही, उस दिन के बाद से ही, बल्कि उसी वक्त हमेशा से मैं तुम्हें बहुत 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 ज्यादा पसंद करता हूँ। उसकी ये बात शायद से अतोरी समझ भी जाती है। अब इसी में ज़ॉम्बी बन के वो अकीरा तेंदो के पीछे हाथ धो के वो भी पड़ जाती है। मेन कैरेक्टर उसे भागते दौरान कहने लगता है, गुड बाय माई फर्स्ट लव। इसी में तभी एक गहरी रात हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी चिल मारा होता है। उस दौरान खुद से कहने लगता है, या फिर मेरी मौत आज हो सकती है, या फिर आज के बाद से 60 सालों बाद ना, तो वैसे भी मैंने एक दिन है ही, तो आज के दम से और आज के रोज से मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। कहते हुए वो एक मार्कर उठा के एक डायरी में लिखने लगता है, पसंदीदा वो 100 काम जो कि ज़ॉम्बी बनने से पहले मैं करूंगा। इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत अकीरा तेंदो के एक डरावने सपने से होती है। वहाँ पे उसके ग्रुप का चीफ उस पे चीख रहा होता है, हाँ तो मैं 100 डिग्री बुखार हुआ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, काम पे ध्यान दो, काम करो। इसी तरह उस पे चला रहा होता है। कैसे में उसका डरोना ख्वाब डर होने से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसी डर से लंबी लंबी सांसें लेते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अकीरा तेंदो अपने ख्वाब से उठ जाता है। ये खौफ की हालत थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। उसे याद आता है कि आज तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का दूसरा दिन है और इसी के कारण उसे काम पे तो जाना ही नहीं है। गाय का टेंशन ले रहा हूँ, ये सोच के ही उसकी आंखें चमक उठती है एक नई उम्मीद से। वो एक खिड़की खोल के लंबी सी सांस लेते हुए जोर से चिल्लाता है, एवरीवन गो
मॉर्निंग। और ये कहते हुए वो अपने दिन की शुरुआत करता है। इसके बाद वो अपने गंदे रूम को साफ करने लगता है, जो कि लगभग 3 सालों से उसने काम के प्रेशर से कभी साफ किया ही नहीं। अपने ड्रिंक को मजीद खुशगवार बनाने के लिए वो सबसे पहले खाने पीने में बियर से शुरुआत लेता है। यकीन करो वो उसे चस करवा देती है। यही पीते पीते वो यहाँ तक न्यूज भी देख रहा होता है। यहाँ पे एक लड़की डरते डरते न्यूज रिपोर्ट कर रही होती है। ज़ॉम्बी इस कदर ज्यादा हो चुके हैं कि पूरी दुनिया में फैल गया। देखते देखते एक ज़ॉम्बी इनके हेडक्वार्टर में भी घुस जाता है और फौरन से उसी लड़की पे हमला कर देता है जो न्यूज रिपोर्टिंग कर रही होती है। देख के अकीरा तेंदो अपने मन में सोचने लगता है, हाँ इस वक्त तो दुनिया के लिए सूरत हाल काफी बदतर है। खैर छोड़ो, मैं तो आज पूरा दिन बियर पी के गुजारूंगा। कहते हुए वो अपनी फ्रिज खोलता ही है कि सारी की सारी बियर खत्म हो चुकी होती है। देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या कीरा सोच रहा था कि वो पूरा दिन बिस्तरा तोड़ के गुजारेगा। इसका मतलब उसे स्टोर जार की बियर अब लानी पड़ेगी। वो थोड़ा सा बाहर जमता है और हर तरफ ज़ॉम्बी ही पाता है। कहानी इसके 2 पड़ोसियों पे जाती है जो कि काफी ज्यादा डरे होते हैं ज़ॉम्बी के हाथों मरे जाने पे। इन दोनों में से एक लड़की भी होती है जो कि काफी ज्यादा डरते हुए और रोते हुए बोलने लगती है, मैं इतनी जल्दी इनके हाथों नहीं मरना चाहती। क्योंकि दरवाजे खटखटाने की जोर जोर से आवाजें आ रही होती है। मतलब कि ज़ॉम्बी इनके दरवाजे के पीछे है। रिवान जानवर सूरत हाल को कोसते हुए अपनी बैल्कनी में जाके बोलता है, लानत हो, अभी हम कर भी क्या सकते हैं। इसी बीच में उसकी नजर अकीरा पे पड़ती है। एक बाइक को पकड़ के उसके साथ चमड़ा होता है। देख के दोनों के दोनों अनजान शख्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अकीरा उनसे माफी मांगते हुए बोलने लगता है, माफ करना, जो दरअसल सीढ़ियों का रास्ता है वो ज़ॉम्बियों से बड़ा पड़ा है, तो मैंने सोचा उतरने के लिए इस पाइप का इस्तेमाल करूं। वैसे मेरा नाम है अकीरा तेंदो, मैं एक कन्वीनियंस स्टोर जा रहा हूँ। कि मैं जा रही हूँ तो मैं सोच रहा हूँ क्या आप लोगों ने भी कुछ मंगाना है। दोनों अकीरा का शुक्रिया अदा करते हुए उसे ग्रोसरी लाने के लिए बोलते हैं। सबके बाद अकीरा अपनी साइकिल उठा के फोना से फुल स्पीड से जाने लगता है। अलबत्ता आज वो कल से ज्यादा ज़ॉम्बीज पाता है। खैर जब वो एक कन्वीनियंस स्टोर पहुंचता है तो वहाँ पे एक पहले से साइकिल मौजूद होती है जिसपे कैमरा भी लगा होता है और उसपे अकीरा की मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही होती है। खैर अकीरा गाते गाते कन्वीनियंस स्टोर में जब एंटर होता है तो वो अंदर एक लड़की को भी अपने साथ पाता है जो कि एक और सर्वाइवर होती है। जो साइकिल पे कैमरा लगा था वो भी इसी लड़की ने लगाया होता ज़ॉम्बीज वगैरह पे नजर रखने के लिए। अकीरा उस लड़की को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव पाता है और उससे बात करने की कोशिश भी करता है। वो लड़की अपनी गहरी सोच में गुम होती है। उसका जवाब दे बगैर यहाँ से जाने लगती है। यहाँ पे उसे कुछ अनजान चीज की आवाज भी सुनाई देती है। अकीरा तेंदो फिर से उसे पीछे से बोलने लगता है, एक्सक्यूज मी, क्योंकि हम इस सिचुएशन में हैं, मैं चाह रहा हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। वो लड़की उसका सामान से सहमत होकर बोलने लगती है, ऐसा मेरे इन चीजों में कोई काम वगैरह तो नहीं है कि तुम इतना बड़ा रिस्क लेके यहाँ पे आए हो सिर्फ ये लेने के लिए, जो कि इतना इम्पोर्टेंट टास्क भी नहीं है। ऐसे शख्स के साथ हरगिज़ टीम अप नहीं कर सकती। छोटी छोटी चीजों के लिए इतने बड़े रिस्क को ना समझ सके। तुम्हारी लापरवाही की वजह से बाकी ज़ॉम्बी भी अंदर आ गया। सॉरी, मैं तुम्हें अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। ये कहते हुए वो अकीरा की तरफ देख के बोली होती है। पीछे से इतने सारे ज़ॉम्बी उस लड़की पे टूट आने वाले होते हैं। अकीरा उसकी जान बचाने के लिए तुरंत से आगे आता है और उल्टा वो लड़की उससे पीछे से पकड़ के जमीन पे फौरन से दे मारती है। और ऐसा करते हुए इसने अकीरा की जान बचाई होती है क्योंकि इसी बीच में एक ट्रक सीधा शीशा तोड़ते हुए अंदर आता है बाकी ज़ॉम्बियों को उड़ाते हुए। इन समय अकीरा तेंदो उस लड़की को अपने ऊपर पाता है। यार वो वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। जो पागल की तरह उस ट्रक को चला रहा था वो एक ज़ॉम्बी ही था। वो अनजान लड़की तो यहाँ से खिसक लेती है और इस ट्रक की वजह से हमारे अकीरा तेंदो की साइकिल ही टूट चुकी होती है। काफी सारे ज़ॉम्बी इधर ही आ रहे होते हैं। अकीरा तेंदो थोड़ा सा पैनिक कर होता है, क्या वो करे तो क्या करे। यूं ही उसकी नजर एक स्कूटर पे पड़ती है जिसमें चाबी लगी होती है अभी तक। अकीरा तेंदो खुशी से स्कूटर को लेके अब यहाँ से खिसकने लगता है। मतलब गाड़ियों वगैरह में चाबी इसलिए अभी तक लगी हुई है। ये लोग तो अपनी डेली बेसिस की लाइफ ही जी रहे थे कि देखते ही देखते सारे लोग ज़ॉम्बीज में बदल गए। यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते अकीरा की नजर एक गैंगस्टर वाली बाइक पे पड़ती है। सारे अकीरा फौरन से अब उसी बाइक पे बैठ के घर जाने लगता है। अकीरा बाइक पे चढ़ के अपने पड़ोसियों को भी उनकी ग्रोसरी देने जाता है। तो पहुंच के वो उन्हें ना पाता और उनके कमरे की हालत काफी बिगड़ी हुई लग रही होती है। दिखने से लग रहा होता है शायद वो मर चुके हैं। हाँ यार, अब रात का अंधेरा अकीरा तेंदो के सर पे टूट आया होता है। वो रात को अपने रूम में चिल मारा होता है। अपने पड़ोसियों को ही वो याद करते हुए बोलने लगता है, या फिर तो आज हम अभी इसी लम्हे में मारे जा सकते हैं,
या फिर 60 साल बाद भी सोचते सोचते वो अपनी डायरी में अपने पसंदीदा काम को नोट करने लगता है। काफी देर अपने सोचने के बाद उससे अपने पेरेंट्स की याद सताने लगती है। वो अपने मन पसंदीदा कामों में ये भी लिखता है कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस लौट के जाके उनके साथ टाइम स्पेंड करेगा। इसी तरह वो अपनी डायरी पे 33 मन पसंदीदा चीजों को नोट कर लेता है, जो कि उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ऐसे 100 काम करके ही ज़ॉम्बी बने। खैर, अब हमें एक छोटा सा पास दिखाया जाता है उसी लड़की का। आखिर वो ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स में अपनी डेली रूटीन कैसे गुजारती है, फिर आखिर वो उस कन्वीनियंस स्टोर में क्या लेने को आई थी जब अकीरा तेंदो उससे मिला था। वजह के कारण हमें सुबह का टाइम दोबारा से दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पे सुबह उठने के बाद वो लड़की अपने दिन की शुरुआत एक एक्सरसाइज से करती है। हमें मालूम पड़ता है वो अकीरा तेंदो की तरह वैसे चिल नहीं मारी, वो अपने सर्वाइवल को लेके काफी ज्यादा सीरियस है। वो कंप्यूटर पे उन नोट्स भी बनाती है कि उसे सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। इसके साथ ही साथ ज़ॉम्बीज़ को अच्छे तरीके से नोटिस भी करे होते हैं कि कुछ तो काफी सुस्त चलते हैं और कुछ काफी तेज भी भागते हैं, बिल्कुल मूवीज की तरह। इसके साथ ही साथ वो ऐसा इलाका भी ढूंढ रही होती है यहाँ पे उसे कम इफेक्टेड लोग मिले। वो अपने सर्वाइवल के लिए उन सप्लाईज को लेने जा रही होती है कि इससे पहले ज़ॉम्बीज़ का रेशो मजीद बढ़ जाए। इसने अपनी बाइक पे कैमरा इसलिए सेट किया होता है ताकि वो ज़ॉम्बीज़ की मूवमेंट को कैप्चर कर सके। इसे मालूम पड़ता रहे कि आखिर ज़ॉम्बीज़ में कौन कौन सी टाइप्स है। समय वो इसी तरह कन्वीनियंस स्टोर में फिर पहुंच गई थी। कन्वीनियंस स्टोर में दाखिल होने के बाद कुछ देर बाद उसका कैमरा अकीरा तेंदो को कैप्चर करता है, जो कि काफी खुशी से यहाँ पे सब बेयर के नारे लगाते हुए आ रहा होता है। के बाद फिर अकीरा उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। वो लड़की अपने कैमरे में मगन होती है और इसे मालूम पड़ता है कि अकीरा की लापरवाही से और ज़ॉम्बीज़ भी यहीं पे आ रहे हैं कि यहाँ से जल्दी से निकलने की करती है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि जाते जाते उससे कोई आवाज ही सुनाई देती है। वो आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि ट्रक हॉर्न की होती है। मतलब ट्रक अब और भी पहले से भी काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सबके बाद वही सब कुछ होता है कि कैसे उसने अकीरा की जान बचाई और फिर वो लड़की वहां से चली गई। अब घर पहुंचने के बाद उस लड़की को वो ज़ॉम्बीज़ के लिए डेटा भी मिल चुका होता है क्योंकि उसके कैमरे ने काफी कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है। अब आखिर में हमें मालूम पड़ता है कि उस लड़की ने ये नोट्स बनाए होते हैं ऐसे 100 चीजों को अवॉइड करना है कि इससे पहले तुम ज़ॉम्बी बन जाओ। मतलब के बिल्कुल अकीरा के उलट है ये लड़की। तो इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। यार हमारी एपिसोड की शुरुआत शाउट टाइम नाम के एक क्लब से होती है। यहाँ पे उनके कस्टमर्स यहाँ पे अंदर छुप के बैठे होते हैं क्योंकि बाहर हर तरफ बस ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ है। और यहाँ तक जो उनका नंबर 1 मैनेजर जिसका नाम शाव होता है अपने कस्टमर्स की खातिर अपने बडी समेत यहाँ तक ज़ॉम्बी से भी एक एक दो हाथ करने चला जाता है। उधर ही दूसरी और कहानी अकीरा तेंदो पे जाती है जो कि अपनी गजब किस्म की गैंगस्टर बाइक पे सवार अपने दोस्त से मिलने जा रहा होता है। आखिर ये सारी की सारी सूरत हाल कैसे बनी कहानी कुछ घंटे पहले पे जाती है। वहीं पे अकीरा तेंदो खुद को शीशे में देखते हुए अपनी बेड के बारे में सोच रहा होता है कि वो बेड के साथ कैसा लगेगा। इवन सैंपल के तौर पे वो अपने मुंह पे यहाँ तक बेड को भी ड्रॉ करता है। हालांकि वो खुद को वैसा नहीं पाता जैसे कि उसने सोचा होता है। इस वजह से वो अपनी डायरी उठा के उसमें से बेड वाले पॉइंट को काट देता है। उसके बाद वो मुकम्मल तौर पे क्लीन शेव कर देता है। थोड़ी देर में अकीरा के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। इसे देख के वो काफी ज्यादा खुश होता है कि इंटरनेट दोबारा से काम करने लगा है। अकीरा तेंदो फौरन से पीपल्स के इन्विटेशंस को खोलने लगता है ये कहते हुए हो यार मुझ पे 3 साल से काम का लोड था और इसी वजह से मैंने लोगों की सारी इन्विटेशंस को रिजेक्ट कर दिया था और अब चूंकि मैं पूरे तरीके से फारूक हूँ मैं बहुत सारे लोगों से मिलना चाहता हूँ। सब सोचते हुए वो जब अपनी बैल्कनी में जाके बाहर झांकता है वो बाहर एक एक कोने में ज़ॉम्बीज़ पाता है। ये देख के उसके मन में एक सवाल उठने लगता है क्या इसका मतलब दुनिया में ऐसे कम लोग होंगे जो इस वक्त अपना सेलफोन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। मैं अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना इतना ही पसंद करता था तो फिर आखिर क्यों मैं हर वक्त काम क्यों करता था और अगर काम करता भी था तो वह टाइम क्यों करता था। ये उसे अपने एक दोस्त की याद सताने लगती है जो कि उससे मशवरा देते हुए बोला था अरे भाई तू इतना काम क्यों करता है मेरी मान तो उस कंपनी पे लानत बेच और छोड़ उसे याद करते दौरान अकीरा तेंदो उससे काल मिलाते हुए ये सोचने लगता है कोई ऐसी सूरत में सरवाइव कर भी सकता है तो वह जरूर वही होगा केंचो। मुझे पता है केंचो तुम इस वक्त भी किसी लड़की के साथ मजे कर रहे होगे होटल में। कहानी केंचो पे जाती है जो कि अपने होटल रूम के बाहर अब जू हालवे में झांकता है तो वो पूरा का पूरा हालवे ज़ॉम्बी से भरा हुआ पाता है कि हालवे में अजीबोगरीब आवाजें निकाल के जिंदा लाशों की तरह इधर उधर भटक रहे होते हैं। केंचो दरवाजा बंद करके काफी परेशानी से दरवाजे से टिक के बैठ जाता है। उसका दिमाग खराब हो रहा होता है वो पागल होता चला जा रहा होता है
क्योंकि 3 दिन से उसने अपने आप को कमर में एक ज़ॉम्बी के साथ बंद रखा होता है। उसके पास सर्वाइवल ग्रोसरी सारी खत्म हो चुकी होती है, अब बचा भी होता है तो वह सिर्फ पानी। यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है उसका सही नाम रियोजाकी किनिचिरो हुआ है, 24 इयर्स ओल्ड, और उसके दोस्त उसे केंचो बुलाते हैं। और भूख से उसकी हालत खराब होती चली जा रही होती है, वो मरा चलता जा रहा होता है, वो काफी ज्यादा थक भी चुका होता है। वो यहाँ पे अब खुद से बोलने लगता है, क्या मेरी मौत अब ऐसे होगी? रियोजाकी एक तरफ इस गहरी सोच में होता है कि इसी बीच में उसका सेलफोन यहाँ पे रिंग होने लगता है। अकीरा का नाम देख के वो कॉल को पिक कर लेता है। फिर अकीरा उससे बोलने लगता है, वाह बड़ी तुम जिंदा हो। वाह बड़ी, काफी वक्त हो चुका है, आखिरी बार हमने बैठ के पी थी उस बात को भी साल गुजर चुका है। रियोजाकी आगे से बोलने लगता है, हाँ साल हो चुका है। कितनी बैठी हुई आवाज सुन के अकीरा उससे पूछने लगता है, भाई तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज काफी बैठी बैठी लग रही है। रियोजाकी यहाँ पे कहने लगता है, जो भी, मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तुम क्यों इतने खुश हो? कीरा उसको फोन के पीछे से बोलने लगता है, क्योंकि उसकी बहुत वजह है, पर मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब हम मिलेंगे। तभी रियोजाकी आगे कहता है, सब तो ठीक है, पर मैं यहाँ से निकलूं कैसे? ये पूरी की पूरी जगह ज़ॉम्बी से बड़ी पड़ी है, मेरे ख्याल में मेरा वक्त पूरा हुआ है। कीरा आगे से उतनी खुशी से जवाब देता है, अरे काय का टेंशन लेता है, तेरा यार अभी जिंदा है, तू बोल तू कहाँ पे रहता है, मैं आता हूँ। कि ठीक बात, रियोजाकी उससे अपनी एड्रेस लाइन भेज देता है। इसी में हमें दिखा जाता है अकीरा तेंदो अपनी गजब किस्म की गैंगस्टर बाइक में बैठ के फुल स्पीड में इधर ही बड़ा होता है। रास्ते में अकीरा तेंदो अपने दोस्त रियोजाकी के बारे में सोच रहा होता है, केंचो मेरा कॉलेज के वक्त से बेस्ट यार है, रग्बी हमारे लिए बेस्ट स्पोर्ट था, हम दोनों शुरू से एक ही टीम में थे, जिस वजह से हम सच्चे यार की तरह एक दूसरे के साथ टिक के बैठे हुए हैं। इसके लिए उसकी पूरी जिंदगी ही एक पार्टी की तरह थी। कैसा दोस्त जो कि सिर्फ तुम्हारे करीब होने से तुम उसकी कंपनी को काफी ज्यादा एंजॉय करते हो। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वो रियल एस्टेट कंपनी में सेलमैन की जॉब करने लगा। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से उसका काम काफी स्मूथली चलता रहता था। यहाँ तक तो अमीर पॉलिटिशियंस भी कभी कभार उसके साथ उठते बैठते थे। यहाँ पे उस साले के पास गर्लफ्रेंड्स वगैरह तक होती थी और मैं पागलों की तरह काम करता था उस रोज भी। उसके हाथ में काफी ज्यादा फ्री टाइम होता था, जबकि मैं उसके उलट था। उधर रियोजाकी ने उससे एडवाइस दी होती है कि तुम्हें इस कंपनी को क्विट कर देना चाहिए जहाँ पे तुम काम करते हो। कीरा की ऑलरेडी उसकी लाइफ देख के फटती चली जा रही होती है। वो उसकी बातें सुन के थोड़ा बहुत जेलस हो रहा है और उससे गुस्सा आने लगता है। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट पे आती है। अब कमरे में बैठा रियोजाकी को बाहर किसी गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज को सुन के सारे ज़ॉम्बीज उसी आवाज की दिशा पे जाने लगते हैं। ये सब कुछ अकीरा तेंदो ने एक गाड़ी के साथ जानबूझ के होता है ताकि सारे ज़ॉम्बीज उसी की तरफ जमा होने लगे। इसी तरह हालवे से सारे के सारे ज़ॉम्बीज हट चुके होते हैं, जिस मौके से फायदा उठाते हुए कीरा तेंदो जो कि फाउंटेन में छुप के बैठा होता है फौरन से मौके पे चौका मारते हुए रियोजाकी के रूम तक अपने कदम जमाने लगता है। रियोजाकी भी शोर शराबा सुन के अब बाहर निकलता है। वो एक ज़ॉम्बी भी ना पाता बल्कि अकीरा को अपने सामने पाता। अब दोनों की दोनों एक दूसरे को देख के थोड़ा सा इमोशनल होने लगते हैं। केंचो, अकीरा, केंचो, अकीरा। इसके बाद अकीरा की आंखों से आंसू कुछ यूं बह रहे होते हैं जैसे कि फवाड़े निकले। वो रोते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगता है, केंचो तुम ठीक बोलते थे, मुझे कब का उस जॉब को छोड़ देना चाहिए था, बल्कि मैं तुम्हारी एडवाइस को इग्नोर करके तुमसे जेलस हो रहा था। हालांकि तुम सब कुछ मेरी खुशी के लिए कह रहे थे, मुझे माफ कर दो केंचो। केंचो अभिरागी से बोलने लगता है, क्या तुम इतना बड़ा रिस्क मोड़ लेके मुझे सिर्फ ये बताने आए थे? रियोजाकी आगे भी कुछ कहना चाह रहा होता है, अलबत्ता अकीरा के मुंह फट रोने की वजह से अब सारे ज़ॉम्बीज उसका शोर सुन के यहाँ पे आने लगते हैं। इसके बाद अकीरा और केंचो रूफटॉप पे आने के बाद दोनों के दोनों मिल मिला के दरवाजे को पीछे से बंद करने लगते हैं। केंचो यहाँ पे थोड़ा पैनिक करते हुए बोलने लगता है, थोड़ी देर में ये लोग दरवाजे को गिरा देंगे, तो अब क्या करना है? वहीं पे अकीरा तेंदो जिसको ज्यादा फिक्र नहीं होती है, वो बस सिंपल इतना ही बोलता है, हम दूसरी बिल्डिंग तक कूदेंगे। केंचो थोड़ा सा शक भरी निगाहों से घूरते हुए बोलने लगता है, बिल्डिंग बहुत दूर है, हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे। अकीरा जो कि करने के लिए तैयार बैठा होता है और कहता है, एक ही तरीका है, क्या हमें मालूम पड़ेगा कि हम पहुंच सकते हैं या नहीं। बिल्डिंग से जब मारने के लिए अकीरा फौरन से दौड़ लगाना शुरू करता है। पीछे से केंचो उसे रोकने की भी कोशिश करता है। तब तक अकीरा कूद चुका होता है और इसी तरह वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक तो जा पहुंचता है, पर ऐसा करते हुए वो थोड़ा सा जख्मी भी होता है। ना सब कुछ देखने के बावजूद भी केंचो में इतनी हिम्मत ना होती कि वो एक बिल्डिंग को पार करके दूसरी बिल्डिंग तक कूद जाए। जो उससे माफी मांगते हुए कहने लगता है, अकीरा मुझे माफ करना,
तुमने इतना मुश्किल मोड़ लेके सब मेरी जान बचाने के लिए यहाँ पे आए, पर मैं ये नहीं कर सकता। उतने में हमें दिखा जाता है ज़ॉम्बीज़ भी दरवाजा को पार करने की कोशिशों को जारी रखते हैं। जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर बोलने लगता है, अकीरा, अपनी मौत से पहले मैं तुम्हें एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। दरअसल मैं भी आज तक जितना भी काम किया है उससे कभी दिल से एंजॉय नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब की खातिर। मजबूरन, ना चाहते हुए भी मुझे अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल रखनी होती थी। एक वक्त में तो लगने लगता था कि जैसे कि मैं उन कस्टमर्स को ही धोखा दे रहा हूँ। सिर्फ फेक स्माइल की वजह से एक वक्त में मुझे लगने लगा था जैसे कि मैं भी हंसना भूल चुका हूँ। मेरे सुपीरियर्स भी मेरे काम की दाद देते होते थे। चाहे ज़रूर मैं अमीर लोगों में उठने बैठने लगा था, अमीरों में मेरे ताल्लुकात बढ़ने लगे थे, मेरे चेहरे में मैं अंदर से कभी सच्चे दिल से खुश नहीं हुआ। असल में मैंने इस दुख दर्द को अपने अंदर छुपा दिया था। अकीरा, तुम्हारे सामने एक बहादुर वाला चेहरा बनाता था, मैं बहुत खुश दिखता था तुम्हें। और सब एक एक चीज झूठी थी, नाटक था मेरा, दोगलापन था मेरा। जो माफ कर दो अकीरा कि आज तक मैंने तुम्हें धोखे में रखा। यह सुनने के बाद अकीरा भी यहाँ पे बोलने लगता है, मैं जरूर तुमने एक दोगलापन ही रखा, लेकिन तुम्हारे इसी चेहरे की वजह से हम लोग आपस में काफी अच्छा टाइम एंजॉय करते थे। हमारी बचकाना हरकतें हमें हंसने पे मजबूर कर देती थी। कैंचो यहाँ पे मजीद रोते हुए बोलने लगता है, यही वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं कॉमेडियन बनूं, लोगों को सच्चे दिल से हंसाऊं, ना कि उनके सामने नाटक करूं। कहते हुए वो जोर जोर से ये सब बोलने लगता है। अकीरा भी उससे चिल्लाते हुए वही लाइन उससे बोलने लगता है जो कि एक वक्त में उसने अकीरा से कही होती है, अरे भाई तू इतना काम क्यों करता है, मेरी मान तो उस कंपनी पे लानत दे और छोड़ दे उसे। दोस्त सुन, अगर तू वाकई में इंटरटेनर बनना चाहता है, मेरी एडवाइस को अपने दिमाग में बिठा दे, दिखा मुझे तू कितना फनी है। मैं चाहता हूँ तुम इस बिल्डिंग से जंप मारो और बहुत फनी तरीके से ये दिखाओ, क्या तुम लोगों के चेहरों पे स्माइल ला सकते हो या नहीं। अब तक उतने में ज़ॉम्बी रूफटॉप तक पहुंच चुके होते हैं। उससे कच्चा चबा जाने के लिए अकीरा की बातों ने कैंचो को काफी ज्यादा मोटिवेट किया होता है। वो फौरन से बिल्डिंग से जंप मारता है और ऐसा करते हुए हवा में अपने सारे कपड़ों को उतार देता है और शायद से उसकी छोटी सी देख के अकीरा जोर जोर से हंसने लगता है। वहां तक लैंड करते करते कैंचो अपने अंडे भी तुड़वा बैठता है। खैर यार, रात का अंधेरा बस ऑलमोस्ट इनके सरों पे टूटने को जा रहा होता है। ये लोग बिल्डिंग पे ऊपर बैठ के अब खाना पीना शुरू करते हैं एक क्वालिटेटिव टाइम की खातिर। इसके बाद कैंचो से बताता है कि वो कितना मरा जा रहा है स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। कैंचो इसके साथ ही साथ उसे पूछने लगता है, हे तुम तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रियल में ही काम करते थे, क्या तुम्हारे कोई कनेक्शंस वगैरह है। अलबत्ता अकीरा खुद इस तरह से बिहेव करने लगता है जैसे उसने कभी जिंदगी में काम का नाम तक ना सुना हो। ये सुन के कैंचो बोलने लगता है, अच्छा याद दिलाऊं पहले तुम कैसे मरने पे आए होते थे। यार जो भी तुमने मुझे आज हैरान कर डाला है, तुम अपनी जॉब छोड़ चुके हो और अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट में एंजॉय कर रहे हो। वाह, क्या पता तुम हमारे लिए एक हीरो की तरह ना हो जाओ, एक ऐसा शख्स जो कि हमें ज़ॉम्बी इन्फेक्शन से बचाता है। वो आगे से बोलता, पर ऐसा होना नामुमकिन है। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत अकीरा और कैंचो से होती है, जहाँ पे अकीरा एक तरफ तो ज़ॉम्बी गेम खेल रहा होता है, उधर ही दूसरी और कैंचो जो कि सी फूड को कुक कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है अकीरा जो कि गेम खेलते खेलते ही थक जाता है। वो एक अंगाड़ी लेते हुए बोलने लगता है, अरे यार घर बैठ के कैंपिंग करने का तो अलग ही मजा है। इसके बाद अकीरा अपनी बकेट लिस्ट ऑफ द डेड वाली डायरी उठा के उसमें 18 नंबर पॉइंट को काट देता है, जिसमें लिखा होता है घर बैठ के आराम से कैंपिंग करना। याद रखो अकीरा उन पॉइंट्स को काट देता है जो पॉइंट्स वो पूरे कर लेता है। इन्हीं समय कैंचो अपना सी फूड अकीरा के आगे पेश करता है। बस उससे चखते सारी अकीरा अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। अकीरा उसे सवाल पूछने लगता है, अरे भाई क्या दुनिया में कोई ऐसा काम होगा भी जो तू नहीं कर सकता। तेरी इसी क्वालिटी की वजह से लड़कियां भी तुझ पे बहुत जल्दी मन मिटती है। कैंचो इस पर बोलने लगता है, मेरे छोटे दिमाग वाले दोस्त, इसी वजह से तो तू लड़कियों को पटा नहीं सकता। असली मर्द वही होता है जिसे कुकिंग करना आती हो। खैर उसकी ये बात अकीरा को काफी दिल की गहराइयों में जाके चुभने लगती है। अकीरा काफी चिड़चिड़े अंदाज में बोलने लगता है, क्या कहा तूने, अब तू देख बच्चू, यूं लड़की पटाऊंगा। अब चूंकि तूने मुझे चैलेंज कर ही दिया है
तो वो भी मैं आज ही पटाऊंगा। ये सुनने के बाद केंचो बिल्डिंग की ऊंचाइयों से जमीन में लड़कियों की तरफ देखने लगता है और वो हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही पाता है, वो भी एक ऐसी ज़ॉम्बीज़ वाली लड़कियां जो कि जगह जगह पे पाद रही है। यही देख के केंचो सोच रहा होता है कि अब ये साला लड़की कहाँ से लाएगा। खैर अगले सीन में केंचो की नजर अब अकीरा की उसी डायरी पे जाती है जिसका टाइटल होता है 100 थिंग्स आई वांट टू डू बिफोर बिकमिंग अ ज़ॉम्बी। की लिस्ट में केंचो अपना भी पॉइंट ऐड कर देता है कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है। कि ये बात अकीरा को पसंद तो नहीं आती लेकिन केंचो से बताने लगता है, तूने मुझे बचा के मेरे पे एहसान किया, अगर तूने ना बचाया होता आज मैं भी नहीं ज़ॉम्बीज़ की तरह इधर उधर पाद रहा होता। इसी वजह से आज के दम से और आज के रोज से मैं तेरे साथ तेरे हर काम में शामिल हूँ। ये सुनने के बाद अकीरा उससे फिर बोलने लगता है, अच्छा चलो फिर चलते हैं एक माल, मैं एक बहुत बड़ी एलईडी उठाना चाहता हूँ क्योंकि ये भी अकीरा की डायरी में शामिल होती है। दूसरे सीन में अकीरा और केंचो बाइक पे सवार अब जब माल की ओर बढ़ रहे होते हैं, अकीरा केंचो से सवाल पूछने लगता है, वैसे तुम स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों बनना चाहते हो? केंचो जवाब में कहने लगता है, मैं बचपन से काफी स्टैंड अप कॉमेडियन शोज देख रहा हूँ, उन्हें देख देख के फिर मेरा भी दिल करने लगा और एक दिन मैं अपने आप को खुद ये बनते हुए देखना चाहता हूँ। यही मेरा ड्रीम है, यही मैं चाहता हूँ। जो सुन के अकीरा आसमान की ओर देखते हुए सोचने लगता है कि आखिर उसका क्या ड्रीम है। वो तो इन्हीं सोचों में गुम होता है कि केंचो से होश दिलवाता है कि आगे रास्ता बंद है। अकीरा को काफी दुख होने लगता है क्योंकि वो बिल्कुल माल के सामने खड़े हैं पर बीच में रास्ता ही नहीं है आगे जाने का। कि यूं उनके पीछे से एक बहुत बड़ा ट्रक आने लगता है जिसे ज़ॉम्बी ड्राइव कर रहा होता है। केंचो काफी फिक्रमंद होने लगता है क्योंकि वो आने वाली हर चीज को उड़ा रहा होता है। केंचो फिक्रमंदी से पूछने लगता है, ओए अकीरा अब क्या करना है? देखते देखते अकीरा की नजर अंडरग्राउंड पे पड़ती है, एक रास्ता जो कि अंडरग्राउंड में उसी मॉल के अंदर जा रहा होता है। और ये देख के अकीरा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। केंचो उसके चेहरे पे लुक देख के ही समझ जाता है। ठीक अकीरा ऐसे ही करने लगता है जैसे कि केंचो ने सोचा होता है। वो सबसे पहले उस ट्रक को डॉज करता है अकीरा, उसके चलते ही वो ट्रक सीधा वहीं पे बस जाता है जहाँ पे रास्ता बंद होता है। यूं ही हम देख पाते हैं अकीरा जो आगे बढ़ होता है उनके पीछे हमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है और बस एक्सप्लोजन की आग से भागते भागते वो अंडरग्राउंड पहुंच जाते हैं। पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने आगे से काफी तादाद में ज़ॉम्बीज़ को आते हुए पाते हैं। वो यही देख के तो इस कदर चौंक जाते हैं कि अकीरा से उसकी बाइक की डिसबैलेंस होती है और दोनों यहीं पे गिर जाते हैं। मगर किस्मत और इसके साथ ही साथ मांगा राइटर का पेन उन पे काफी ज्यादा मेहरबान होता है कि उनकी नजर सामने एक शटर पे जाती है जो कि थोड़ा सा खुला होता है। वो दोनों ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाते हुए नीचे स्लाइड मार के शटर की दूसरी पार आ जाते हैं और फौरन से इसके बाद शटर को बंद कर डालते हैं। यहीं पे वो ऑलरेडी कुछ लोगों को फंसा हुआ पाते हैं जो कि इन्फेक्टेड नहीं होते ज़ॉम्बी वायरस से। इंडीड वो सारे के सारे डर होते हैं पर उनमें जो एक अंकल होता है वो तो नेक्स्ट लेवल का डर होता है पर उसकी किसको परवाह है। केंचो ये देखता है कि लड़कियां काफी ज्यादा डरी होती है। वो अपने प्ले बॉय स्किल्स से काम लेते हुए लड़कियों के दिलों में अपनी जगह बनाने लगता है और उन लड़कियों से बोलता है कि हमें हमेशा से पॉजिटिव सोचना चाहिए। केंचो ने सबका एक अच्छा खासा मूड बनाई दिया होता है। अब चूंकि ये माल भी होता है ऊपर से सारे के सारे लोग ड्रिंक्स वगैरह और स्नैक्स वगैरह पकड़ के यहीं पे बैठ के खाने लगते हैं। इसी फीलिंग को महसूस करने के बाद केंचो और अकीरा सोचने लगते हैं कि यार हम तो वाइनिंग और डाइनिंग कर रहे हैं इस वक्त और ये लड़की पटाने का भी अकीरा के लिए एक सुनहरा मौका है। केंचो अपनी और अकीरा की तारीफ पेश करता है और इसके साथ ही साथ वो अभी भी अपने साथ जो एक अंकल बैठा होता है उससे काफी डर हुआ पाता है। खैर छोड़ो उसे, वो लड़की अपना नाम बताती है, राइका माकी युकारी। खैर तुम लोग बताओ इनमें से तुम्हारी कौन सी फेवरेट है और किसे पटाने की कोशिश करोगे? अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं युकारी को पटाने की कोशिश करता cause she's my type, you know। जिन सब में वो लड़के बताती है कि वो लोग एयर होस्टेस है। ये सुनने के बाद अकीरा और केंचो का मुंह एक्साइटमेंट से खुला का खुला रह जाता है क्योंकि यार तुम लोग जरा सोचे तो सही इस बारे में, एयर होस्टेस की जॉब लड़कियों के लिए काफी ज्यादा कूल हो सकती है। ये सुनने के बाद ये ने वाकई में अब तो वाइनिंग और डाइनिंग वाली सिचुएशन ही लगने लगती है। उनकी यही बात अकीरा और केंचो के इस लम्हे को चार चांद लगा देती है। देखते देखते ज़ॉम्बीज़ का बाढ़ की तरफ से शॉट बढ़ जाता है। सारे लोग शटर में आने की कोशिश करने लगते हैं जो देख के अकीरा को काफी बुरा लगने लगता है। कितनी मुश्किलों से तो ये माहौल बना था, अब वापस से डर वाला माहौल फैलने लगा है। अकीरा माहौल को बरकरार रखने के लिए कोई टॉपिक सोचने लगता है। बस इसी बीच में उसे कुछ दिमाग में नहीं आता तो वो युकारी से पूछने लगता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? पर हम सबको मालूम है ज़ॉम्बीज़ की वजह से युकारी थोड़ा सा डर गई होती है और वह ऐसा सवाल सुन के पूछने लगती है। ऐसे लम्हे में बस यही सवाल बचा था। अकीरा को होश आने लगती है कि हाँ यार वो कितने फजूल सवाल पूछ रहा है। अकीरा के हाथ से सिचुएशन निकल होती है और तभी उसकी नजर केंचो पे पड़ती है जहाँ पे एक तरफ तो अकीरा माहौल को बरकरार नहीं रख पा रहा लेकिन उल्टा केंचो क्या है
वो तो लड़की के साथ टच वच भी करना शुरू हो गया होता है। सीरियसली यार, डैम, काफी कूल है ये बंदा। और बस अकीरा को लगने लगता है कि केंचो धोखेबाज है, उसने उसकी पीठ पीछे छोड़ा दोंपा साले ने। अकीरा को पता चल जाता है अब ये उसकी इज्जत का सवाल है। अकीरा पास में मौजूद एक बूस पकड़ के उससे मुंह लगा के पीने लगता है, ये कहते हुए कि वो पूरी की पूरी बूस को एक साथ खत्म कर डालेगा। और उसे यूं पीता देख के राइका काफी ज्यादा फनी पाती है उसे यूं पूरी अट्रैक्शन लेता देख के केंचो अपने पूरे के पूरे कपड़े उतार के पीने लगता है। एक बार फिर से माहौल बरकरार हो जाता है, सारे लोग एंजॉय करने लगते हैं और अकीरा तो पीता पीता ही बेहोश हो जाता है। उसे सी में हम अकीरा को यहीं पे बाथरूम में उल्टी करते हुए देखते हैं, जहाँ पे युकारी जो होती है वो उसकी पीठ पीछे उसके कमर पे हाथ फेरी होती है। ये देख के अकीरा सोचने लगता है कि शायद से उसका अभी भी चांस है। खैर कहानी उसी अंकल पे जाती है कि इस वक्त माइका के साथ होता है और हमें मालूम पड़ता है वो थोड़े डरे होने के बावजूद भी कुछ ज्यादा ही डरा होता है। उसकी असली वजह ये होती है कि दरअसल उसे किसी एक ज़ॉम्बी ने ऑलरेडी काटा होता है और ये बात किसी को मालूम तक नहीं होती। तो हाँ यार, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम कि वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। कि माइका शराब की हालत में इस गुस्से में होती है कि उसकी सैलरी काफी ज्यादा कम है। देखते देखते वो अंकल ज़ॉम्बी बन के एकदम से उस पर टूट पड़ता है। थोड़ी देर में हम माइका की चीखों की जोर जोर से आवाजें सुनते हैं। चीख की आवाज सुन के हमारा यार हरामी केंचो भी उठ जाता है, जो कि पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था। उस सी में हम दोबारा से अकीरा को देख पाते हैं, जिसे शायद से चीख की आवाज अभी तक नहीं सुनाई दी गई होती। अकीरा की अब तबीयत में थोड़ी सी बेहतरी आई होती है। अकीरा युकारी से पूछने लगता है, वैसे तो मेरे लिए तब फिक्रमंद क्यों हो रही हो? तो युकारू इसके आगे से जवाब में कहती है, और दरअसल क्योंकि तुमने इतनी ज्यादा पी रखी थी, मुझे काफी फिक्र हो रही थी कि कहीं तुम इधर उधर गिरी ना जाओ। और यहाँ पे हमें ऑलरेडी ये भी मालूम पड़ता है कि युकारी का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जिसका नाम उस्मान है। ये सब सुनने के बाद अकीरा की बची कुची रही सही उम्मीद भी टूट जाती है। खैर अकीरा सोचने लगता है ये लड़की मेरे लिए फीलिंग नहीं लगती, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा फिक्रमंद हो रही थी। ये पर्सन दिल की काफी ज्यादा अच्छी है। इसी बीच में सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में केंचो और माँ की राइका की आवाज सुन के जब उसके पास जाते हैं, में तो उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि राइका के साथ क्या हुआ है। तभी केंचो की नजर जैसे तैसे उसके चेहरे पे पड़ती है, वो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। राइका बस इसी में दोनों पे हमला कर डालती है। वहाँ पे केंचो तो वक्त पे ही पीछे हट के बच जाता है, अगर माकी ना बच पाती। और इसी में राइका माकी पे टूट पड़ के उससे चक मार देती है। राइका माकी का काम तमाम करने के बाद जब दोबारा से केंचो की ओर टूट पड़ती है, ये देख के केंचो काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है। वो सोच रहा था मैं करूँ तो करूँ भी क्या। बस वो अपने हाथ के करीब एक लगेज पाता है, जिसे पकड़ के वो फौरन से राइका के मुंह पे जोर से मार देता है। राइका अपने होश खो बैठती है। उसके बाद केंचो उस बूढ़े शख्स को ढूंढने लगता है कि वो कहाँ पे गया। इसका मतलब अकीरा जरूर खतरे में है। कहानी अकीरा और युकारू पे जाती है, जो कि आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। युकारू अकीरा से बोलने लगती है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ जॉब का, एज अ एयर होस्टेस मेरा भी यही हाल है। जबकि मैं काफी देर से ये काम करती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि पैसेंजर की जिंदगी मेरे इस पर डिपेंड करती है। एक रोज फ्लाइट जरा सी लेट थी और एक बूढ़े शख्स ने मेरे को काफी बुरा भला कहते हुए कहा, तुम लोग सब जहाज की वेट्रेस की तरह ही हो। और यही बात उसे काफी ज्यादा दुख देती होती है। वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि वो इनके लिए कितनी मेहनत करती है और बदले में ये इन्हें कितना बुरा भला कहते हैं, जबकि इनकी सैलरीज भी काफी ज्यादा कम होती है। खैर अकीरा एक मुस्कुराहट के साथ उसे बोलने लगता है, अगर ये तुम्हारी ड्रीम जॉब है और अगर ये तुम्हें करने में वाकई में मजा आता है, किसी के कहने से क्या ही फर्क पड़ता है, तुम वह करो जो तुम्हारा दिल कहता है, तुम वही समझो जो तुम्हारा दिल मानता है। उसकी ये बात वाकई में काफी ज्यादा युकारी को अच्छी लगती है। सुन के युकारू इसके आगे कुछ बोलने जा रही होती है, अकीरा मैं इससे पहले वो आगे भी कुछ कह पाती कि पीछे से वही अंकल ज़ॉम्बी उस युकारू पे पीछे से टूट पड़ता है। सब देख के अकीरा गुस्से में आके उस अंकल को उससे दूर करके एक पंच मार के सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। तो काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, वो अंकल युकारी को काट चुका होता है। सब देख के युकारी उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, इससे पहले वो ज़ॉम्बी बन जाए। अकीरा काफी परेशानी से बोलने लगता है, कैसे युकारी, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, जबकि हम तो अब दोस्त भी बन चुके हैं। गाड़ी यहीं पे जमीन पे गिरी होती है कि अकीरा उसे अपना शोल्डर पेश करता है। युकारी उसके शोल्डर पे अपना सर रख के उसे बताती है, जिस दौरान तुम उल्टी कर रहे थे, ये देख के मुझे अपनी पहली फ्लाइट याद आ गई। मेरी भी हालत तुम्हारे जैसी थी। उस दौरान मैं काफी ज्यादा छोटी थी। एयर होस्टेस मेरी पीठ पीछे मल ली थी, वो लोगों का ख्याल रखती थी। और ये देख के मुझ में भी जज्बा जागा था कि काश मैं उसकी तरह बड़े होके बनूं। तब से एयर होस्टेस का काम मुझे भी काफी अच्छा लगता था। उसे बता दिया कि ये उसकी ड्रीम जॉब है। अकीरा ये सुन के रोते हुए बोलने लगता है, काश
काश कि मैं भी तुम्हारी तरह अपनी ड्रीम जॉब को ढूंढ पाऊं। बस वो लड़की अकीरा को आगे धक्का देती है और उसे कहती है भागो। में वो अंकल ज़ॉम्बी आके दोबारा से युकारी पे टूट पड़ता है और उसे खाने लगता है, उससे अपना जैसा ज़ॉम्बी बनाने लगता है। अकीरा रोते रोते केंचो के पास जाता है और केंचो बताता है कि उसकी 2 लड़कियां भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। और बस वो दोनों के दोनों टीवी पकड़ के अब दोबारा से अपनी बाइक उठा के यहाँ से जाने लगते हैं। अंडरग्राउंड से अब ज़ॉम्बीज वगैरह निकल के चले गए होते हैं। आखिरी सीन में अकीरा और केंचो वापस अपने घर लौट आते हैं। अकीरा बड़ी सी स्क्रीन में अब गेम खेलना दोबारा से शुरू करता है। इसी में अकीरा को केंचो और युकारी की बात याद आने लगती है। उन सबके पास एक ड्रीम जॉब है। तो अकीरा अपनी डायरी में एक नया पॉइंट ऐड करता है कि वो भी अपने चाइल्डहुड ड्रीम को याद करने की कोशिश करे। और इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। और हमारी एपिसोड की शुरुआत अकीरा तेंदो के एक सपने से होती है। उसे इसी सपने के कारण अपने बचपन की याद से तारी होती है। यहाँ पे बिल्कुल एज अ सुपर हीरो वो एक बच्चे को अपने से कई गुना ज्यादा उम्र में बड़े गुंडों से बचा रहा होता है। दिखने में लग रहा होता है कि अकीरा ही मार खाएगा और वो उससे स्ट्रॉन्ग भी होता है। लेकिन अकीरा अपने चिड़चिड़ेपन की वजह से उन गुंडों को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाता है। जो कि अकीरा को दोस्त होता है अकीरा का शुक्रिया अदा करता है। इसके ठीक बाद अकीरा वही करता है जो कि हर सुपर हीरो करता है, अपने डायलॉग के साथ एक पोज मारता है। वह कहने लगता है दुनिया की सारी बुराई मेरे आगे अपने घुटने टेक देती है। मैं सुपर हीरो ऑफ जस्टिस हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिक्र मत करो, मुझ पे छोड़ दो। इसी समय अकीरा तेंदो की आंख खुलती है एक खुशगवार दिन के साथ और पास में मौजूद केंचो भी उसके ही रूम में सो रहा होता है। इन सब के बाद अकीरा की नजर अपनी डायरी पे पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि अपने चाइल्डहुड के ड्रीम को याद करना। तो उसी में वो लोग दोबारा से खुले आसमान के नीचे बैठ के चिल मारे होते हैं। केंचो अपने मोबाइल में पोस्ट वगैरह देखते हुए कहने लगता है ओए ओए अकीरा, इस वक्त कंट्री में कोई जगह भी सेफ नहीं है। पूरा का पूरा जापान ज़ॉम्बी से भरा पड़ा है। हाँ ओ अकीरा, एक अच्छी न्यूज है। डिफेंस फोर्स ने बचे कुछ लोगों को होकाइडो में आइसोलेट कर दिया। सारी की सारी टनल्स को भी सील कर दिया गया जिस वजह से कोई एंटर नहीं कर सकता। अकीरा जो कि गेम खेलता है ये सुन के काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है शायद से उसकी फैमिली सेफ हो। दूसरे में केंचो ने अपने हेयर को डाई किया होता है। इसी बात पर अकीरा उससे पूछ रहा भी होता है कि तुमने अपने बालों का रंग क्यों बदला है। इसके जवाब में केंचो कहने लगता है उसकी वजह तुम हो। मैंने तुम्हें देखा है तुम वही करते हो जो तुम्हारा मन चाहता है, तो मैंने भी वही किया जो मेरा मन चाहता है। वैसे भी मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। कि ये केंचो का ड्रीम है, उसके बचपन का ख्वाब है। अकीरा का भी कोई बचपन से ख्वाब होता है, कोई सपना होता है, तो इस वजह से वो केंचो से बोलने लगता है ओए केंचो, मैं सुपर हीरो खिलाना चाहता हूँ। हाँ, अकीरा दोबारा से कहता है तुमने सुना नहीं, मैं सुपर हीरो खिलाना चाहता हूँ। इसी बात को लेके वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। केंचो उसे कहने लगता है सुपर हीरो से तुम्हारा मतलब कहीं स्पाइडरमैन की तरह नहीं जो उड़ता है, जाले मारता है, दीवारों पे कूदता है, लोगों को बचाता है। अकीरा आगे से बोलता है हाँ, सुबह सवेरे मुझे अपने बचपन का सपना याद आया। मैं बचपन से ही सुपर हीरो खिलाना चाहता था, ऐसा हीरो जो कि कूल से कॉस्ट्यूम में बिना किसी रिवॉर्ड के लोगों को बचाता हो। मैंने सोच लिया हीरो ऑफ जस्टिस जो कि लोगों को ज़ॉम्बी से बचाएगा। केंचो काफी कंफ्यूज होते हुए बोलने लगता है हाँ वो सब तो ठीक है, पर सुपर हीरोज के लिए पावर्स भी चाहिए होती है। केंचो अपना लैपटॉप निकाल के उसे एक लोकेशन दिखाता है और वो बोलता है इसी के लिए तो मैं अपनी रिसर्च कर रहा था। देख के केंचो भी हैरान होता है और इसी बीच में कीरा अपनी डायरी में से अपने चाइल्डहुड ड्रीम को काट देता है क्योंकि वो अब बहुत जल्द पूरा होने को जा रहा है। इसी में अकीरा और केंचो किसी वजह से एक्वेरियम आए होते हैं। यहाँ तक उस एक्वेरियम में ग्रेट एंड व्हाइट शार्क भी ज़ॉम्बी बनी होती है। पर वैसे ग्रेट एंड व्हाइट शार्क को तो कहा जाता है कि एक्वेरियम में नहीं रखा जाता। किसी चीज को ढूंढते ढूंढते अकीरा एक क्लोजेट खोलता है और उसे फाइनली मिल ही जाता है। ये चीज हमें आगे जल्दी मालूम पड़ेगी। खैर यार, कहानी एक्वेरियम के बाहर पास में मौजूद एक बस पे जाती है। इसके अंदर कुछ सर्वाइवर्स बैठे होते हैं जो कि अभी भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए होते हैं। काफी सारे ज़ॉम्बीज आगे होने की वजह से उनकी बस यहाँ पे फंस जाती है। पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब इसी बस के अंदर एक ऐसा शख्स होता है जिसे ज़ॉम्बी ने काट रखा होता है और वो थोड़ी देर में खुद भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। बदलते सारे वो सबसे पहले हमला कर डालता है पास में मौजूद एक शख्स पे। सारे लोग डर के मारे बस से उतर के बाहर भागते हैं, पर बाहर वो और ज़ॉम्बीज पाते हैं जो कि उन पे हमला करते चले जा रहे होते हैं। उन्हीं के बीच में एक लड़की अपनी जान बचाते बचाते एक्वेरियम के अंदर भागने की कोशिश कर रही होती है। किसी में उसका पैर फिसलता है और वो यहीं पे गिर जाती है। बस सारे के सारे ज़ॉम्बीज उस पे टूटने को जा रहे होते हैं। यहीं पे उससे लगने लगता है कि उसका अंत यहाँ पे आ गया है। तभी देखते ही देखते अकीरा तेंदो अपने कूल से सुपर हीरो सूट में यहाँ पे आ टपकता है और इस ज़ॉम्बी को एक ही वार से उड़ा के फेंकता है दूसरे ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बियों पे। और इस हीरो का नाम है अकीरा रेंजर। अकीरा पास में मौजूद अपने दोस्त से पूछने लगता है, केंचो कैसा रहा मेरा पहला मूव। वहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पे अकीरा क्लोजेट में इस शार्क सूट को ढूंढने आया था। शार्क सूट इस कदर पावरफुल है कि ये तुम्हें शार्क की बाइट से बचा सकता है। और इसी शार्क सूट को अकीरा ने अपने सुपर हीरो के सूट में बदल डाला है। तो मतलब ज़ॉम्बी बाइट इस सूट पे काम नहीं करने वाली। यार अब जो बच्चे कुछ लोग रह गए होते हैं, अकीरा उन्हें एक्वेरियम में जाने के लिए बोलता है। उन्हीं सभी के बीच में वो लड़की भी यहाँ पे शामिल होती है। हाँ वही लड़की से अकीरा कन्वीनियंस स्टोर में मिला था। लड़की उससे नहीं पहचानती क्योंकि वो सूट में होता है, मगर अकीरा उससे देख के काफी ज्यादा खुश होता है। अकीरा इस कदर उसमें खो गया होता है कि केंचो उससे चिल्लाते हुए होश में दिलाता है। तब तक एक ज़ॉम्बी अकीरा के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। अकीरा सोच रहा होता है ये मेरा मौका है कि मैं उस लड़की को दिखाऊं कि मैं कितना ज्यादा कूल हूं। जिन्हें समय वो ज़ॉम्बी अकीरा को काट लेता है। क्योंकि उसने सूट पहना होता है तो अकीरा उससे इन्फेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन अकीरा को दर्द होने लगती है क्योंकि चाहे जरूर ये सूट उससे बाइट से बचा लेता है, लेकिन बाइट फोर्स से नहीं बचा सकता। दर्द से तड़पते हुए अकीरा जमीन पे गिर जाता है। उस पे 4-5 ज़ॉम्बी एक साथ ऊपर छलांग मार के टूट पड़ते हैं। अब हमारा सुपर हीरो चिल्लाते हुए बोल होता है कि केंचो मेरी मदद करो। हालांकि केंचो उसे बोलने लगता है, भाई तूने सूट पहन रखा है, ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ चूंकि मेरे पास कोई सूट नहीं है तो मैं तेरी मदद के लिए नहीं आ रहा। और हाँ हीरो ऑफ जस्टिस, हमारी फिक्र मत करना, हम अंदर सेफ है, तुम भी जल्दी से सफाया करके हमें ज्वाइन कर लो। ये कहते हुए वो दरवाजे को बंद कर डालता है एक्वेरियम के। बस पीछे से अकीरा बेचारा चिल्लाता रह जाता है। वो ज़ॉम्बियों से घेरा होता है। और इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे सारे के सारे ज़ॉम्बीज अकीरा रेंजर पे टूट पड़ते हैं। फिर अकीरा अपने बेस्ट यार से मदद मांग रहा होता है, पर उसका बेस्ट यार जो होता है वो मदद करने से इनकार कर देता है। ये कहते हुए मेरे पास तेरी तरह कोई शार्क सूट नहीं है, ज़ॉम्बी ने अगर मुझे एक बार भी काटा तो मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। और हाँ हमारी चिंता मत करिए, हम अंदर महफूज है। ये कहते हुए वो दरवाजा बंद कर डालता है और बस अकीरा उसका नाम ही चिल्लाता रह जाता है। खैर यार अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अकीरा कैसे ना कैसे करके इस सारे के सारे ज़ॉम्बी से छुटकारा पाके वापस एक्वेरियम में आ जाता है। उसके बाद केंचो यहाँ पे नोटिस करता है अकीरा एक लड़की को देख के इस तरह से एक्ट कर रहा है जैसे कि वो उसे जानता है। तो अकीरा इस पर केंचो को बताता है कि वो लोग बस एक बार कन्वीनियंस स्टोर में मिले थे। केंचो अकीरा को यहाँ पे एडवाइस करता है कि तुम्हें जाके उससे बात करनी चाहिए। अकीरा अब उस लड़की के पास हिचकिचाते हुए जाके बात करने लगता है। वैसे क्या ये इत्तेफाक है, हम दोबारा मिल गए। बाय द वे मेरा नाम है अकीरा तेंदो। और इस बार भी अकीरा यहाँ पे कॉन्टेक्ट शेयर करने के लिए कहता है। लड़की उसे इस बार भी फौरन से इनकार कर देती है। उल्टा उससे सवाल पूछते हुए कहने लगती है तुमने लोगों को बचाया पर इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ। उसके साथ ही साथ वो काफी कड़वी बातें करते हुए ये भी कहती है जिसकी कोई इज्जत नहीं करता होता वो अपनी इज्जत बनाने के लिए ऐसे शायद से 2 नंबर काम करते हैं। पर इसी लम्हे में उसका बेस्ट यार उसकी साइड लेने यहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि अकीरा एक गजब किस्म का हीरो है, तुम ये नहीं जुटला सकती, उसने आज काफी लोगों को बचाया है। सब सुनने के बाद भी ये लड़की चुप ना करती और काफी बहस करती चली जाती है। कीरा और केंचो तो उसकी बातें सुन के ही पक गए होते हैं। वो समझ जाते हैं चाहे वो जितना मर्जी उससे कहे वो हमेशा से बहस करती रहेगी। इसके साथ ही साथ वो लड़की ये भी कहती है कि तुम्हें रिस्क को एनालाइज करना चाहिए कि कितना बड़ा खतरा है। तुम जैसे के साथ रह के मेरे अपने सर्वाइवल के चांसेस कम पड़ते जाएंगे। एक तरफ तो ये सारी बातें चली होती है कि इसी बीच में एक बहुत बड़ा झटका उन्हें महसूस होता है जैसे कि एक अर्थक्वेक की तरह। इस पर हीरो ऑफ जस्टिस फोन से जानबूझ करने जाते हैं अपने साथ। यहाँ तक वो केंचो को भी ले जाता है। वो लोग एक एक्वेरियम के कोने पे जाते हैं जहाँ पे काफी सारा पानी बह होता है और उसी में से एक अजीब सी ज़ॉम्बी सी शार्क निकलती है। इसके अंदर से यहाँ तक इंसानों के पैर भी लगे होते हैं। देख के अकीरा और केंचो डिसाइड नहीं कर पाते कि ये शार्क है या फिर इंसान है। फिर होश तो उन्हें तब आती है जब यही शार्क उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। यूं ही एक जोर के झटके के साथ अकीरा और केंचो भी यहाँ पे टूट पड़ते हैं और सबसे कहने लगते हैं कि हमारे पीछे एक इंसानी शार्क पड़ी हुई है। शार्क को अपनी आंखों से देखने के बाद लिटरली सबकी फट के हाथ में आ जाती है। हमारा हीरो जस्टिस भी इस वक्त सभी लोगों के साथ रिट्रीट कर रहा होता है, ये कहते हुए कि एक अच्छी सी प्लानिंग के साथ वापस लौट के आऊंगा। रांगी की तो बात ये होती है ये शार्क इंसानी पैर से आखिर कैसे भाग रही है। यहाँ तक इनके रास्ते में कुछ ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं पर वो शार्क यहाँ तक उन ज़ॉम्बीज पे भी हमला कर रही होती है। वो लोग एक मौके से फायदा उठाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं। सभी लोगों के बीच में एक लड़की तो यहाँ पे काफी ज्यादा डरी होती है। वो भागते भागते
भागते उसी कन्वीनियंस स्टोर वाली लड़की से जा मिलती है। उसे यूं पैनिक करता देख के वो कन्वीनियंस स्टोर वाली लड़की शिजुका उसे शांत करने की कोशिश करती है, मगर वो पागल लड़की शिजुका को यहाँ पे धक्का दे देती है अपनी जान को बचाने के लिए, और शिजुका इसके चलते यहाँ पे गिर जाती है। तो में सारे लोग लोहे के दरवाजे को पार करके उस दरवाजे को बंद कर डालते हैं। बाद में उन्हें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे तो शिजुका है ही नहीं। इसी सुरताल में एक हीरो क्या ही करता है, एक हीरो फौरन से जान बचाने जाता है। शार्क के इम्पैक्ट की वजह से अब ये लोहे का दरवाजा टूट चुका होता है, तो अकीरा इधर किसी और रास्ते की खोज में निकल पड़ता है। कहानी शिजुका पे जाती है जहाँ पे शार्क बस उससे कच्चा निकलने को ही जा रही होती है। यहाँ पे शिजुका अपने आखिरी अल्फाजों में कहती है इसी वजह से उसे ग्रुप में काम करना पसंद नहीं है। तभी अचानक से अकीरा एक वेंट में से निकलते हुए फौरन से शार्क पे टूट पड़ता है। शार्क काफी तेज से इधर उधर होने से उसे अपनी पीठ से उड़ा के फेंक दिया। शिजुका हैरानी से उससे पूछने लगती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अकीरा इसके जवाब में कहने लगता है नहीं क्या ही मैं करने आया हूँ, तुम्हें बचाने ही तो आया हूँ। के बाद वो लड़की उस पर चिल्लाते हुए कहने लगती है क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इसमें मारे भी जा सकते हो। अकीरा भी आगे से चिल्लाते हुए बोलता है कामों को करने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती है, तुम खाना खाते हो क्योंकि तुम्हें भूख लगती है। किसी खूबसूरत लड़की को देखो तो तुम उसे अप्रोच करने की कोशिश करते हो। ठीक इसी तरह जब मैं किसी जरूरतमंद को देखता हूँ तो उसकी मदद करता हूँ, और बस यही मेरी वजह है। शिजुका अपने मन में ये सब सुनने के बाद सोचने लगती है आखिर क्यों ये शख्स अपनी हर हदें पार कर डालता है सब वो काम करने के लिए जो ये करना चाहता है, चाहे जरूर इसमें इसकी जान ही क्यों ना चली जाए। खैर सवालों के यहाँ पे वक्त नहीं होता। शिजुका डिसाइड करती है कि वो अकीरा की मदद करेगी, उसे उसकी स्ट्रेटेजी पूछने लगती है। तो अकीरा आगे से बोलता है मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई हुई। तो थोड़ी देर तक शार्क से भागते भागते शिजुका अकीरा से कहने लगती है कि मेरे पास एक प्लान है, बात की गारंटी नहीं है कि वो काम भी करे और इसमें काफी ज्यादा रिस्क है। वो अकीरा से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए शार्क को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। उसी इवेंट से कैंचो भी अब यहाँ पे पहुंच जाता है और वो देख रहा होता है उन्हें शार्क से इधर उधर भागते हुए। यहाँ पे कैंचो अपने यार की मदद तो करना चाह रहा होता है लेकिन वो काफी ज्यादा डरा होता है। एक तरफ तो अकीरा शार्क को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तरी दूसरी और शिजुका अपने प्लान पे लगी होती है जहाँ पे उसका प्लान ये होता है शार्क का जो हेड होता है वो उसके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, मामूली से वॉल्ट से भी काफी हद तक डैमेज ले सकते हैं, और यहाँ पे बस इन्हें बैटरीज चाहिए होती है। और एक्वेरियम जैसी जगह पे इन्हें ऐसी बैटरीज मिली जाती है। हाँ यार लकली इसी तरह शिजुका को बैटरी मिल जाती है। तो में हमें दिखाया जाता है अकीरा शार्क से जुजू भाग रहता है, शार्क उसे अपनी टेल लड़ाते हुए उड़ा के फेंक दिया और बस उसे खाने को ही जा रहे होते हैं। किसी बीच में इसी लम्हे में जो अपने कपड़े उतार फेंकता है और शार्क को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है अपनी हेरी एस से। में अब अकीरा को टाइम मिलता है और वो जो अपने कदम ही जमाता है। शिजुका बैटरी को यहाँ पे लाते हुए फौरन से अकीरा की ओर टॉस करते हैं। बस इसी तरह अकीरा अपने खतरनाक से हीरो पंच के साथ इलेक्ट्रिक शॉक के पंच के साथ उस शार्क पे टूट पड़ता है। काफी होता है ज़ोंबी शार्क का काम तमाम करने के लिए। के बाद वो लोग यहाँ पे इसे सेलिब्रेट करने लगते हैं। कैंचो कहने लगता है अरे वाह तू यहाँ पे वाकई में हीरो लग रहा था। अकीरा बताए बगैर अपने घर वापस लौट के जा रहे होते हैं। कैंचो इसी बात पर बोलने लगता है भाई तूने बाय बोल के भी नहीं आया, तूने उनकी जान बचाई शार्क से भी। अकीरा बोलता है कि मैं एक ऐसा हीरो बनना चाहता हूँ जो कि रिवार्ड के बिना काम करे। बाय द वे इनके पीछे ये शिजुका नाम की लड़की भी आ रही होती है। आखिर में वो यहाँ तक अकीरा को अपना कांटेक्ट भी देती है। उसके बाद ये लोग अपने रास्ते पे निकल जाते हैं और वो अपने रास्ते पे। इस सब में हमारी एपिसोड भी यहाँ पे खत्म होती है।